नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग। वाकिफ कहाँ जमाना हमारी उड़ान से, वे और थे जो हार गए आसमान से। मैं आपका मित्र, मैं आपका साथी, मैं आपका सहपाठी हिमांशु सूर्यकांत त्रिपाठी। आप सभी मित्रों का, आप सभी स्वजनों का, आप सभी सहपाठियों का हार्दिक स्वागत करता हूं पुनः अपनी विशेष कक्षा में। और आज की कक्षा सामान्य हिंदी के जो 7 बजे वाला सेशन रेगुलर वे में चलता है, कल किसी वजह से नहीं चल पा रहा है। आप जानते हैं सबसे मेन आवश्यकता है इंटरनेट की, और इंटरनेट का बड़ा इशू आता है यहाँ गांव से, तो इस वजह से कक्षा आपकी अपलोड नहीं हो पाई थी। यही इतनी दिक्कत थी। ईश्वर से आप मनाइए कि भगवान करे जल्दी चीज़ें ठीक हो जाएं और आपके लिए भी सारी चीज़ें रेगुलर वे में जो समय रहे उस पर चीज़ें पहुँच पाएँ आपके लिए। साथियों, बीते 3-4 दिनों से जो रेगुलर क्लास 7 और 9 बजे की, यानी 7 बजे से हिंदी और 9 बजे का जीएस का जो प्रश्नोत्तरी सेशन रह रहा है, आपका खूब प्रेम मिल रहा है। कुछ लोग कहते हैं सर आप सेशन के दौरान नाम नहीं लेते हैं। नाम का मतलब है जो कमेंट जो लोग करते रहते हैं, आप नाम नहीं लेते हैं। उसका कारण एक है, अगर नाम लेने के चक्कर में पड़ा जाएगा तो 9 बजे का सेशन, एक तो मेन बात है इतनी मेहनत से अपलोड हो पाता है वीडियो, यानी इतनी मेहनत से आपके पास तक कक्षा प्रोवाइड हो पाती है इस इंटरनेट की व्यवस्था में, और उसमें अगर नाम लेने के चक्कर में पड़ा जाएगा तो उसमें सारी चीज़ें छूट। हाँ, ये है कि आपके जितने नाम हैं वो सब ध्यान में रहते हैं। हाँ, इसी वजह से मैं आपसे कहता हूँ कि जो साथी जुड़ रहे हैं सबसे पहले अपनी उपस्थिति दर्ज करा कर दिया करिए, कुछ ना कुछ सिंबल ही भेज दिया करिए, जिससे ये हो जाए कि मेरे ध्यान में रहे कि आप इस वाली क्लास में रहें। तो आखिर आपसे अगर मान लीजिए कोई उस टॉपिक पे क्वेश्चन आंसर का सेशन हो, आपसे अगर चर्चा की जाए तो आप भी उसके लिए, आप कहा जाए आप उसके लिए योग्य माने जाएं। ये ना रहे कि आप ये ना कह पाएंगे नहीं सर मैं तो था ही नहीं, या मुझे खुद ही ना पता चले कि आपने ये सेशन पढ़ा है या नहीं। तो मैंने एकदम कहा है जैसे ऑफलाइन सेशन में होता है एज ए जिम्मेदारी, यानी आप कहेंगे जैसे दायित्व रहता है कि सब विद्यार्थी को आना चाहिए चीज़ें, वैसे है कि ऐसा ना हो कि 15-20 लोग देख रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं उसमें से कमेंट खाली 10 लोग कर रहे हैं और बाद में पता चले कि आपको कुछ आया ही नहीं पढ़ने के बाद। ठीक बात है ना। चलिए बिना समय बर्बाद किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक लिखा हुआ है वाक्य शुद्धि। यूपीपी, एसएससी, जीडी, आरओ, यूपीपीसी, यानी आप कहेंगे जितने वनडे एग्जाम हैं हर जगह वर्तनी शुद्धि के साथ वाक्य शुद्धि से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सुपर यानी अच्छा, शिक्षक भर्ती यहाँ तक टेट सीटेट की एग्जाम देखेंगे, सुपर टेट के, वहाँ भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं। साथियों, हमने आज लगभग 50-60 क्वेश्चन या जो भी क्वेश्चन है वो इकट्ठा किया है घटना चक्र पब्लिकेशन की बुक से, और उसी को हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलिए साथियों, बहुत बढ़िया। अब तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिखा है वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, यानी वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसमें कुछ मार्गदर्शिका बातें लिखी हुई हैं, यानी इसमें तमाम बातें लिखी हैं इसके विषय में कि कैसे कैसे मतलब क्या होता है, बातों को किस तरह से हम लहजे में प्रयोग करते हैं, तो कब वर्तनी अशुद्धि मानी जा, यानी कब वाक्य अशुद्ध माना जाता है, कब शुद्ध माना जाता है। यहाँ हम बात करते हैं सीधा क्वेश्चन आंसर पे। क्वेश्चन आंसर में पहला प्रश्न लिखा हुआ है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। लिखा हुआ है चहर दीवारी के पास पार एक सुंदर इमारत है। फिर मैं कह रहा हूँ साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर लिया करिए। क्यों? मैंने आपसे कहा नई व्यवस्थाएं, सीमित संसाधन में चीज़ें चल रही हैं, तो आपका दायित्व होना चाहिए प्रचार और प्रसार का, यानी आप अपना दायित्व निभाइए, मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं, दोनों मिलकर के काम करेंगे तो बहुत अच्छा। चलिए, तो चार दीवारी के पास पार एक सुंदर इमारत है, या दूसरा वाक्य लिखा है उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। लिखा हुआ है शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। पूछ रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनिए। देखिए, पहले वाले में आपसे कहूंगा, जो पहला वाला दिया गया ये भी यूपी पीसीएस प्री में एग्जाम में 2019 में पूछा गया है। मैं पहले क्वेश्चन की व्याख्या पर आता हूं, जिस वजह से इसके बाद वाले जो क्वेश्चन है तब हम समझ पाएं कि क्वेश्चन की प्रकृति क्या है पूछने की और उत्तर किस तरह से दिया जा सकता है। व्याख्या पर आते हैं। लिखा हुआ है सर इसका डी विकल्प जो है शुद्ध है। लिखा हुआ है अन्य विकल्प में अशुद्ध है। क्यों? लिखा हुआ है चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, ये गलत बता रहा है। उपयुक्त वाक्य का संज्ञान लें, ये भी गलत है। शिक्षणेतर कर्मचारी शाम को एकत्र होंगे, ये भी गलत है। लेकिन कह रहा है डी वाक्य जो लिखा हुआ है यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है, ये सही। अब देखिए, पहला प्रश्न टिपिकल टाइप का क्वेश्चन आपको दिखा कि सर तीनों तो लगभग सही दिखा रहे थे। अभी हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, तब आपकी सारी चीजें आपके ध्यान से भी क्लियर हो जाएंगी। दूसरे प्रश्न पे आते हैं। लिखा हुआ है यहां, एक सेकेंड भाई, दूसरे प्रश्न में लिखा हुआ है ये, लिखा हुआ, एक सेकेंड भाई, दूसरे प्रश्न में लिखा है उसे मृत्युदंड की सजा मिली, वाक्य प्रस्तुत में अशुद्धि स्पष्ट करें। यानी एक वाक्य है जिसका नाम है उसे मृत्युदंड की सजा मिली। मैंने कहा जितने विद्यार्थी देख रहे हैं सब लोग खूब सीरियस होकर देखिएगा, तभी आप समझ पाएंगे। जरा सा चूकेंगे आप पहचान नहीं पाएंगे शुद्धि कहाँ। उसे मृत्युदंड की सजा मिली,
पूछ रहा है प्रस्तुत वाक्य की अशुद्धि स्पष्ट करिए, यानी अशुद्धि कहां पर है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग हुआ है इसमें। दूसरा पूछ रहा है विदेशी शब्द सजा का प्रयोग हुआ है, इस वजह से अशुद्ध है। दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग है, इस वजह से अशुद्ध है। या फिर इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। देखिए क्या लिखा था, क्वेश्चन लिखा था उसे मृत्युदंड की सजा मिली। अब आप देख के ही लग रहा होगा कि सर मृत्युदंड जो है ये अपने आप में खुद ही एक प्रकार की सजा है, तो इस वजह से सर यहां अगर मृत्युदंड अपने आप में खुद ही सजा है तो अलग से सजा लिखने की आवश्यकता नहीं है। या तो ये कह देते उसे मृत्युदंड मिला, या ये कह सकते उसे सजा मिली। ठीक बात है ना। चलिए आते हैं इसमें, तो इसका कौन सा ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन, कि इसमें दंड और सजा समानार्थी शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसी वजह से आपका सी वाला अशुद्ध, यानी अशुद्धि इसकी इसी वाले में है। अगला लिखा हुआ है निम्नलिखित में अशुद्ध वाक्य हैं। गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था। देखिए वर्तनी शुद्धि में भी अहल्या पूछा जाता है, अहिल्या होता है अहल्या, आप सब जानते हैं। इस कार्य में बहुत विलंब हो रहा है। अब हो गया। अगला है रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है। अगला एक गुलाब की माला खरीद लेना। ठीक बात है ना। अब देखिए पूछ रहा है कौन सा अशुद्ध वाक्य होगा। मैंने कहा यूपीपी, एसएससी जीडी, सुपर टेट, टेट, सीटेट, जितने भी विद्यार्थी हिंदी की तैयारी करते हैं, सामान्य हिंदी पूछा जाता है, सब में पूछा। अब देखिए हाँ ध्यान से, इसमें मुझे लगता है लास्ट वाला जो विकल्प डी वाला है यही गड़बड़ हो सकता है। इसमें क्या होना चाहिए, व्याख्या पर आते हैं, इसका डी वाला ऑप्शन बता रहा है कि गड़बड़ है। व्याख्या लिखा हुआ है कि सर डी इस वजह से गड़बड़ है क्योंकि इसका शुद्ध वाक्य इस प्रकार होगा कि गुलाब की एक माला खरीद लें। अब आप सोचिए एक गुलाब का कौन सा माला बनता है भाई, इसका मतलब ये हुआ एक गुलाब, अगर मान लीजिए एक गुलाब का फूल हो उससे कोई माला कैसे, माला हमेशा कई चीज़ों से बनती हैं। तो आप कहेंगे तो एक इसका होना चाहिए गुलाब की एक ठो माला लेनी है, ठीक है ना। यानी एक गुलाब का जो प्रयोग हुआ है यही त्रुटिपूर्ण है, क्योंकि माला के लिए कई गुलाबों की आवश्यकता पड़ती है जो एक माला का रूप लेते हैं। ठीक बात है ना। अच्छा अगले पे आते हैं। मैंने कहा आप लोग भी उत्तर दीजिएगा भाई, आप लोग उत्तर दीजिएगा तब आपका मन भी लगेगा और हम लोग इसको कवर भी कर पाएंगे। अगले क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से एक शुद्ध वाक्य है, कौन सा। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। प्याज तीखा होता है। आप इतनी देर में क्यों आए हो। प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। ये आरओ के एग्जाम 2017 में पूछा गया। पूछ रहा है इनमें से एक वाक्य कौन सा अशुद्ध है, आपको ढूंढना है। इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है कि प्याज तीखा होता है, कि आप इतनी देर में क्यों आए, या प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। तो मुझे लगता है इसका एक वाला ही हो जाएगा, यहां ए वाला ही होना चाहिए। यानी आप कहेंगे इसकी व्याख्या पे, देखिए ए वाला ही दिया है इसमें, आरओ के एग्जाम में पूछा गया है। लिखा है ए में ही अशुद्धि है। क्यों, क्योंकि इसका लिखा हुआ है इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। ठीक बात है ना। विकल्प में करना जो लगा है यही अनुचित है, अतः अन्य विकल्प शुद्ध हैं। आई बात ध्यान में। तो यहां अगर क्या हो जाता, यहां अगर करना हटा दिया जाता और कहता क्या इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, तो यही हो जाता सही। अगले पे आते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य, आपको उत्तर देना है भाई। निम्नलिखित में से सारे बहादुर जितने हैं आपको उत्तर देना है कि आपको आएगा नहीं आएगा। भाई जितने बहादुर लोग देख रहे हैं भाई, ठीक बात है ना। मैं फिर कह रहा हूं, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा ना, मैं आज आपसे कहूंगा लाइक और कमेंट करने के लिए। आप खुद ही कहिए लाइक करने के लिए, आप खुद ही लाइक करिए, आप खुद ही शेयर करिए। ठीक बात है ना। मैं अपना दायित्व निभा रहा हूं, आप अपना जिम्मेदारी निभाइए। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था। दूसरा, निरपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। तीसरा, बादशाह ने मुक्त हस्त दान किया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिला। इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है सर शुद्ध वाक्य कौन सा है। अब ध्यान से देखिए, आपने उस दिन वर्तनी वाला जब पढ़ा था, वर्तनी शुद्धि वाला पिछले क्लास में, हमने कहा आपने वीडियो नहीं देखा है तो सारे विद्यार्थी देख लीजिएगा जिन्होंने नहीं देखा है। जिन्होंने देखा है वो रिवीजन जरूर कर लेंगे। आधीन नहीं होता है बल्कि अधीन होता है। ठीक बात है ना। निरपराधी नहीं होता जबकि निरपराध होता है। उसके बाद में पैतृक आप कहेंगे तो पैतृक कैसे होता है, नीचे रा लगा के लिखा जाता है ना। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो गया, यानी सी वाला ही शुद्ध है। बादशाह ने मुक्त हस्त दिया, बाकी तीनों आपके शुद्ध हैं। व्याख्या पे लिखा हुआ है आधीन की जगह क्या होना चाहिए, यहां देखिए, आधीन की जगह होना चाहिए अधीन। निरपराधी नहीं होना चाहिए बल्कि होना चाहिए निरपराध।
फिर आपसे क्या है, पैतृक नहीं होना चाहिए पैतृक, री की मात्रा नीचे होनी चाहिए ता में, ना कि त्रा वाला होना चाहिए। ठीक बात है ना। चलिए अगले पे एक क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, बताइए जो छत्री जो आप कहेंगे छत्रिंज्ञा वाला होता है, जो त्रा होता है, ये एक प्रकार का संयुक्त व्यंजन है और आपको बताना है किन दो व्यंजनों से मिलकर के ये बना हुआ है त्रा। लिखना है कमेंट बॉक्स में किन दो व्यंजनों से मिलकर एक संयुक्त व्यंजन जो बना है जिसका नाम है त्रा, उन्हीं दोनों व्यंजनों, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन बहुत पूछे जाते हैं छत्रज्ञा वाला। ठीक बात है ना। अगले पे आइए, जल्दी नोट करिए, उत्तर दीजिए इसका भाई कमेंट बॉक्स में। जिन्होंने उत्तर दिया है भाई बहुत बहादुर विद्यार्थी हैं वो। अगले पे आते हैं हम लोग। पूछ रहा है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य पूछ रहा है, तो पूछ रहा है वह अनेकों मामलों में गवाह था, नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, आपकी मनःकामना पूरी हो, मनीषी गण मेरी बात पर ध्यान दें। तो पूछ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। देखिए पहला वाला ही दिख रहा है, यानी अनेकों नहीं होना चाहिए, अनेक होता है। यानी आप कहेंगे इसको, देखिए यहाँ दो चीजें जो पिछला वाला सेशन पढ़े होंगे वो इसे जोड़ पाएंगे। यानी अगर आप पहले वर्तनी शुद्धि कर ले जाएंगे तो हो सकता है वर्तनी ही अशुद्ध हो किसी वाक्य में, क्योंकि आप सब जानते हैं शब्द से मिलकर ही वाक्य बनता है। आप जानते हैं अक्षरों से बने मेल को कहा जाता है शब्द, और आप कहेंगे शब्दों के मेल से बने हुए जो संरचना होती है उसी को कहा जाता है वाक्य कहा जाता है। दो या दो से अधिक शब्द मिल रहे हैं तो वाक्य हो गया, दो या दो से अक्षर मिल रहे हैं तो शब्द हो रहा है। ठीक बात है ना। तो आपने कहा इसका मतलब सर ये वाला गलत हो गया, बाकी नूपुर की ध्वनि मनमोहक है ये सही है, आपकी मनःकामना पूरी हो ऐसे हो सकता है, मनीषीगण। अब देखिए यहां मैंने फिर कहा एक एक पर हम लोग ज्यादा से ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। नीचे आते हैं पहले व्याख्या में। देखिए यहां पर मैंने कहा अनेकों, अब आपके ध्यान में वर्तनी हो गया शुद्धि कि सर अनेकों नहीं होता है, हमेशा क्या हो जाएगा अनेक। कहीं भी आपको अनेकों मिले आप समझ जाइए कि वर्तनी की दृष्टि से ये क्या है, गलत है। दूसरा, अगर कहीं आपको मनोकामना मिले तो आप जान जाइए सर मनोकामना नहीं होता है, क्या होता है, मनःकामना होता है। क्या होता है, मनःकामना, जो कि यहां दिया है। आप जानिएगा मनीषी, कई लोग ऐसे गड़बड़ कर देते हैं सर, सोचते हैं कि सर मनीषी होना चाहिए, मनीष नहीं होना चाहिए, मनीषी। तो आप जानिएगा सर मनीषी गण होगा, ना कि मनीषी गण होगा। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद में देखिए व्याख्या में अनेकों का ही कह दिया है, मनीषी। अगले प्रश्न पे आए, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। फिर मैं आपसे कह रहा हूं यहां पर आप फोकस इस पर मत करिएगा, आप ज्यादातर इस पर फोकस मत करिएगा सर उत्तर तो दिख रहा था। आप फोकस करिएगा कि जितनी देर हम पढ़ रहे हैं उतनी देर हमें चीजें कवर हो रही नहीं हो रही हैं। आपके सामने एक कॉपी और पेन होना चाहिए। अगर आपको दिक्कत वैसे हो रही है, मतलब समझने में ऐसे दिक्कत हो रही है, तो कॉपी पेन से शब्दों को नोट करते जाइए। खास करके जैसे मैंने अभी क्या कहा, अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है, मनोकामना नहीं होता है, मनःकामना होता है। तो जितने शुद्ध शुद्ध शब्द होंगे उन्हीं को नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि जब आपको शुद्ध याद रहेंगे तो ऑटोमेटिक आपको अशुद्ध अगर कोई दिखाई पड़ेगा तो आप खुद ही कह देंगे कि सर ये वाला गड़बड़ है। ठीक बात है ना। पूछ रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। पूछ रहा है शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। क्या ये होगा कि संसारिक समस्याओं में सभी फंसे हैं, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला, हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अत्यधिक दुख सहा नहीं जाता। पूछ रहा है कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब देखिए वाक्य अशुद्ध ऐसे भी हो सकता है कि कर्ता, क्रिया और आप विशेषण इन सब का स्थान में गड़बड़ी हो, और वाक्य ऐसे भी अशुद्ध हो सकता है कि मान लीजिए इसमें से कोई एक शब्द हो जिसकी वर्तनी गड़बड़ हो। आई बात ध्यान में। वाक्य अशुद्ध का अर्थ हो गया पूरे वाक्य से रिलेट कर रहा है कि अगर कहीं शब्द भी में अगर कहीं कमी है तो इसका मतलब तब भी वो वाक्य क्या है, अशुद्ध है। तो बड़ी आपको तीनों चीजें देखनी पड़ेंगी, शब्द भी देखना पड़ेगा, दूसरा शब्द का प्रयोग भी देखना पड़ेगा कि संज्ञा सही स्थान पे है कि नहीं, विशेषण सही स्थान पे है कि नहीं, क्रिया सही स्थान पे है कि नहीं, ये सारी चीजें। तो आते हैं इस पे। तो मुझे लगता है इसमें देवनागरी लिपि जो लिखा है, मुझे लगता है इसमें कमी दिख रही है कि देवनागरी लिपि होता है, लिपि नहीं होता है। आते हैं देखिए व्याख्या पे। देखिए बी वाला इसमें दिखा रहा है, देखिए इसमें लिपि काहे दिया है, इसमें दिखा है निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। अच्छा एक सेकेंड, हाँ सही कह रहे हैं। इसमें पूछ रहा था शुद्ध वाक्य पूछ रहा था ना, तो आपने कहा तो लिपि लिखा था, इस वजह से ये गलत हो गया। अत्यधिक दुख,
लिखा है देखिए, ये देखिए अत्याधिक लिखा है, अत्यधिक होना चाहिए था, और यहां सांसारिक होना चाहिए था, संसारिक लिखा है। तो आप सुनिए ध्यान से, आप देखिए यहां पर वाक्य शुद्धि भी आपको करनी पता चल गई, और दूसरा जो वर्तनी शुद्धि वाला आता है ये भी पता चल गया कि सर क्या कहेंगे, सर संसारिक नहीं होता है, क्या होता है, सांसारिक होता है। क्या होता है, सांसारिक होता है। दूसरा आप कहेंगे सर लिपि नहीं होता है, क्या होता है, लिपि होता है। तीसरा आप कहेंगे सर और क्या होता है, आप कहेंगे सर अत्याधिक नहीं होता है, क्या होता है, अत्यधिक होता है। क्या होता है, अत्यधिक होता है। तो ये भी आपके ध्यान में आ गया। सोचिए, 4 लाइन दी गई है और 4 लाइन से आपको 4 वर्तनी शुद्धि मिल रही है। अगर आपने छांट नहीं पाए थे तो इसका मतलब आप में कमी थी, आपको भी सुधार करने की आवश्यकता है। अगर आपको ये चीजें सही लग रही तो एक बार आप लोग अपने अपने अंगूठे का सिंबल या फायर वाला सिंबल आप लगा दीजिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको चीजें अच्छी लग रही। चाहे हर्ट वाला लगा दीजिए, जो आपकी इच्छा, जो आपका सर्व समाज कहे, ठीक बात ना, यानी सर्व समाज का मतलब सारे लोग जिस पे सहमत हों। कोई हार्ट लगाना चाहता हो तो लगा दीजिए, कोई फायर लगाना चाहता, कोई थंब लगाना चाहता हो थंब लगा दीजिए, है ना। चलिए अगले पे आते हैं। तो आप समझ गए ना इसमें कौन सा शुद्ध वाक्य था। तो शुद्ध केवल एक था, निरपराध व्यक्ति को दंड क्यों मिला। बाकी आप समझ गए किसमें किसमें कमी थी। व्याख्या में आ रहे हैं, देखिए व्याख्या में लिखा है सर संसारिक जो लिखा है संसारिक गलत है। देखिए एक सेकंड, संसारिक गलत है, होना चाहिए सांसारिक। लिपि गलत है, होना चाहिए लिपि। अत्याधिक गलत है, होना चाहिए अत्यधिक। ठीक बात है ना। अगले क्वेश्चन पे लिखा हुआ है निम्न में से एक वाक्य शुद्ध है। पूछ रहा है, देखिए आरओ के एग्जाम में ये भी पूछा गया है। लिखा है निम्न में से एक वाक्य शुद्ध है। चरखा काटना चाहिए, उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, हमारे यहाँ तरुण नव युवकों की शिक्षा का अच्छा प्रबंध है, मुझसे यह काम संभव नहीं। ठीक बात है ना। अब आपसे कह रहा है कौन सा शुद्ध वाक्य, आप उत्तर दीजिए, मैं देखूं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। वेरी गुड। जिसने जो जो उत्तर दिया है उसकी व्याख्या पर हम सीधे आकर चीजें करते हैं, क्योंकि ये आपका क्या है, वाक्य शुद्धि वाला है। इसमें एक शब्द से एक लाइन से ज्यादा जरूरी है पूरी लाइन, चारों लाइनों को एक बार में समझना। ठीक बात है ना। यहां देखिए व्याख्या पे लिखा हुआ है, इसमें डी को कह रहा है कि डी क्या है, सही है, मुझसे यह काम संभव नहीं है। ठीक बात है ना। अच्छा, बाकी तीनों आपके क्या हैं, अशुद्ध हैं। लिखा हुआ है, अब देखिए लिखा हुआ है शुद्ध शेष वाक्य अशुद्ध क्यों है, क्यों कह रहा है, क्योंकि चरखा जो है काता नहीं बल्कि ये चलाया जाता है। आई बात ध्यान में, सूत काता जाता है, चरखा चलाया जाता है। अगला देखिए लिखा है विकल्प बी भी कमी है। क्यों लिखा है, विकल्प बी में लिखा हुआ है मुक्त हस्त जो है से नहीं कहा जाता है। जो यहां पर मुक्त हस्त से लगा दिया है, इस से का प्रयोग न होकर केवल कहा जाएगा मुक्त हस्त ही होगा, मुक्त हस्त होकर। ठीक बात है ना। अगले पे आते हैं। तो जो लिखा था मुक्त हस्त से धन लुटाया, वहां केवल होना चाहिए मुक्त हस्त होकर दंड लिखा धन लुटाया। अगले क्वेश्चन पे अगला सी वाला लिखा था हमारे यहाँ तरुण नवयुवकों की। देखिए कोई तरुण है तो नवयुवक की आवश्यकता नहीं है वहां। देखिए क्या लिखा हुआ है कि तरुण शब्द जो होता है ये अपने आप में खुद ही नवयुवक होता है। देखिए जिसका अर्थ खुद ही नवयुवक होता है, तो तरुण और नवयुवक दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए। या तो आप तरुण का यूज करिए और या तो नवयुवक का यूज करिए। अब आप देखिए यहाँ व्याख्या पर आप आएंगे तो कहेंगे सर कमी यहाँ क्या थी, यहाँ कमी थी सर काटने की, यहाँ कमी थी मुक्त हस्त से। आई बात ध्यान में, यहाँ कमी थी क्या, या तो ये लगाओ और या तो ये लगाओ। तो यहाँ यह वाला सेक्शन आ गया और यही वाला आपका सही हो गया शुद्ध वाक्य, कि मुझसे यह काम संभव नहीं है। अगले पे आते हैं। अगला लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। यह भी क्वेश्चन आपका पूछा गया आरओ के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। लिखा हुआ है राम और श्याम संबंधी चर्चा, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा, राम और श्याम विषयक चर्चा, और अगला लिखा है राम और श्याम से संबंधित चर्चा। अब पूछ रहा है कौन सा वाक्य इसमें से संबंधित सही है। आए बात ध्यान में, तो राम और श्याम संबंधी चर्चा या राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। मुझे लगता है इसका ऑप्शन कौन सा, बी वाला देखिए दे रहा है, इसका बी वाला, क्योंकि राम और श्याम से संबद्ध से जुड़ी हुई पूछ रहा है ना, संबंधी गड़बड़ हो जाएगा। व्याख्या पर आते हैं तो लिखा है यहां पर राम संबंधी श्याम नहीं होना चाहिए। ठीक बात है ना। तो यहां होना चाहिए राम
और श्याम से संबंधित चर्चा, ठीक बात है ना, तो इसका बी वाला सही हो जाता। तो आप जाने रहिएगा इसका कौन सा हो जाता शुद्ध वाक्य, राम और श्याम से संबद्ध चर्चा। जिन्होंने बी वाला उत्तर दिया था एकदम सही उत्तर दिए थे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है चूहों, लिखा है चूहों में, लिखा है चूहों, नहीं भाई चूहों नहीं है अच्छा एक सेकेंड, हाँ यहां लिखा है, यहां मीठे पानी का एक कुआं है। दूसरा लिखा है 1 रुपए में कितने पैसे होते हैं। तीसरा लिखा है आज रेणु देवी का व्याख्यान होगा। और डी ऑप्शन है साधु को भिक्षा दो। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है सर शुद्ध वाक्य बताइए कौन सा है। उत्तर दीजिए आप सारे लोग, मैं गिन रहा हूं गिनती, अब स्टार्ट हो रही है यहां से गिनती, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो कौन सा शुद्ध वाक्य है, तो आप सारे लोग कह देंगे सर पहले अशुद्ध वाक्य निकालेंगे तभी पता चलेगा शुद्ध वाक्य। तो लिखा है यहां मीठे पानी का एक कुआं। अब देखिए यहां कुआं जो लिखा है, यहां छोटा ऊ की मात्रा होनी चाहिए कुआं में, एक तो ये हो गया। दूसरा लिखा हुआ 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, तो 1 रुपया अपने आप में क्या होता है, रुपया होता है। तो यहां रुपया होना चाहिए ना कि रुपये होना चाहिए था, ठीक बात है ना। अच्छा अगला, आज रेणु देवी का व्याख्यान है, ये तो सही लग रहा है, लेकिन साधु, यहां साधु नहीं होना चाहिए, यहां साधु नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए साधु, यानी यहां मात्रा में कमी है छोटा ऊ बड़ा ऊ के। तो अब आप सोचिए वाक्य की शुद्धि आप कैसे छांट रहे हैं, वाक्य की शुद्धि आप छांट रहे हैं वर्तनी की शुद्धि से। अब सोचिए जिसने पिछला वाला वीडियो नहीं देखा होगा वर्तनी शुद्धि वाला, वो जाहिर सी बात है उसको इस वाले सेशन में समस्या लगेगी। और मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था ये हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट की है, मैं चाहूं तो अभी कूद कूद के चीजें आपको बता सकता हूं। कूद कूद के अर्थ ये हो गया, यानी एक ठो बताऊं उसके बाद दूसरा तीसरे पहुंच जाऊं, मैं खाली यही देख के चलूं कि ज्यादा से ज्यादा मेरे पास लोग जुड़े, और हो सकता है वैसा, लेकिन ऐसा नहीं है। हम लोग एक क्रम में चलेंगे, चूंकि ये यात्रा केवल पुलिस और एसएससी जीडी तक ही नहीं है, ये यात्रा गवर्नमेंट एग्जाम की है, सिलेबस की है। तो हम स्टार्ट करें तो कवर करेंगे, ठीक बात है ना। तो आपने वीडियो नहीं देखी है तो वाला वीडियो भी आप देख लीजिएगा, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, ठीक बात है ना। तो आप सब जान गए सर कुआं नहीं होता है, कुआं होता है। 1 रुपये नहीं होता, 1 रुपया होता है। साधु नहीं होता है, जबकि साधु होता है। तो इसका मतलब आपका इतनी कमियां आप छांट ले गए। मैं फिर कह रहा हूं शुद्ध वाक्य से ज्यादा आपको अशुद्ध वाक्य छांटने हैं। यहां पे आई बात ध्यान में, अगर अशुद्ध वाक्य छांट ले गए तो जाहिर सी बात है बचेगा जो वही शुद्ध वाक्य होगा। अगले पे आइए, लिखा हुआ है निम्न में से, यहां भी कह रहा है शुद्ध वाक्य का ही चयन करना है। लिखा है और नौकर आटा पिसवाने गया, पूछ रहा है क्या ये सही है। एक गुलाब के फूल की माला ले आओ, क्या ये सही है। यहां सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है, क्या ये सही है। या परमात्मा के अनेक नाम है, पूछ रहा है कौन सा सही है, जल्दी बताइए भाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। बहुत बढ़िया, मुझे लगता है सारे लोग यहाँ ए डी वाला ऑप्शन दे देंगे उसका उत्तर। ध्यान से देखिए, मैं फिर कह रहा हूं छोड़िए मैं डी वाला उत्तर ना दूं, मैं पहले छांटना शुरू करूं। देखिए नौकर आटा पिसवाने, आप खुद ही सोचिए आटा पिसवाने कौन जाता है, गेहूं पिसवाने जाता है। एक गुलाब की माला नहीं होगा, बल्कि गुलाब की एक माला होगा। आई बात ध्यान में, इसका मतलब गुलाब के पहले जो एक का प्रयोग किया गया है यही गलत किया गया है, होना चाहिए गुलाब के फूल की एक माला ले आओ। आई बात ध्यान में, यानी एक का प्रयोग यहां ना होकर के यहां होना चाहिए था, की के बीच में, की और माला के बीच में। यहां सर्वोत्कृष्ट ज्वर की दुकान, अब सोचिए आप सर्वोत्कृष्ट ज्वर की कैसे दुकान होगी। आई बात ध्यान में, यानी यहां ज्वर की चिकित्सा होती है, यहां सर्वोत्कृष्ट लगाने का कोई अर्थ नहीं है। व्याख्या पर आते हैं, देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, आते हैं इस पे। व्याख्या में लिखा हुआ है सर कि ये नौकर गेहूं पिसवाने गया होना चाहिए था, जबकि आटा नहीं होना चाहिए था। अगला लिखा हुआ है दूसरा, एक सेकेंड आते हैं इस पे, लिखा हुआ है गेहूं पिसवाया जाता है, आटा नहीं। अगला लिखा हुआ है यहां पर गुलाब के फूल की एक माला लाई जाती है, ना कि एक फूल के गुलाब की। और क्या लिखा है, यहां ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती है, ना कि सर्वोत्कृष्ट ज्वर की चिकित्सा होती है। आई बात ध्यान में, यानी कहा जाएगा यहां ज्वर की सबसे अच्छी चिकित्सा होती है, ना कि ये कहा जाएगा यहां सबसे अच्छे ज्वर की चिकित्सा होती है। कौन बात है, बीमारी कौन सी सबसे अच्छी होती है। अगले पे आते हैं, तो ये आप समझ गए। मैंने फिर कहा कमी निकालना आप ज्यादा से ज्यादा मतलब ज्यादा से ज्यादा
समझिए, वाक्यों में आप अपने आप निकाल ले जाएंगे शुद्ध वाक्य। तो आप यहाँ कमी कौन थी? आटा पिसवाने की। यहाँ एक गुलाब गड़बड़ था, और यहाँ क्या था? जो ज्वर के पहले सर्वोत्कृष्ट है, ये यहाँ ना होकर के इसको होना चाहिए था कहाँ पर? यहाँ पर। आई बात ध्यान में? आप समझिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पे, ये लिखा हुआ है, आरो यारो में ये भी पूछा गया है। लिखा हुआ है, एक वाक्य शुद्ध है, भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए, एकत्रित भीड़ जय जयकार कर रही थी, गांधी जी चरखा चलाते थे, एक एक करके प्रत्येक छात्र कक्षा से निकलते गए। पूछ रहा है कौन सा वाक्य क्या है? शुद्ध है। आप लोग इसका उत्तर दीजिएगा, कौन सा सही निकलेगा शुद्ध वाक्य? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। खुद ही देखिए यहां पर मैंने कहा गलती छांटते आप जाइए। भारतवर्ष के अतीत के कई निर्दयी शासक हुए हैं। या तो आप निर्दयी कहिए या तो कई कहिए, ठीक बात है ना? आई बात ध्यान में? आते हैं सीधा, एक सेकंड मैं आता हूं सीधा व्याख्या पे, चूंकि इसकी व्याख्या क्या कह रही है, नहीं हम लोग अपने हिसाब से आकलन करेंगे तब गड़बड़ हो जाएगा। देखिए यहां पर लिखा हुआ है निर्दयी, ये एक सेकेंड, लिखा हुआ है निर्दयी जो होता है ये वर्तनी गड़बड़ है। निर्दयी की जगह होना चाहिए क्या? निर्दय। देखिए ये बड़े मजेदार बात है, वाक्य वर्तनी शुद्धि पे आ गए आप। मैंने कहा जिसने पिछली वाली क्लास ली थी उसके लिए बढ़िया हो सकता है। निर्दयी नहीं होता है, जबकि क्या होता है? निर्दय होता है। लिखा हुआ है बी में एकत्रित शब्द का प्रयोग अनुचित है, यानी एकत्रित लिखा है इस वाक्य में भीड़ से तात्पर्य है लोगों का समूह जो एकत्रण को प्रदर्शित करता है, यानी या तो भीड़ लिखिए और या तो एकत्रित लोग लिखिए। आई बात ध्यान में? तो इसमें कौन सी कमी थी? एकत्रित कमी की थी। आई बात ध्यान में? अगला अगला लिखा है एक एक और प्रत्येक, दोनों क्या है? यहां दोनों का प्रयोग हुआ है, इसी वजह से अनुचित है। अब देखिए इसकी व्याख्या पर फिर से यहां लास्ट में आते हैं। शब्द में लिखा हुआ भारतवर्ष के अतीत के, तो यहां निर्दयी नहीं होना चाहिए, यहां क्या होना चाहिए था भैया? यहां होना चाहिए था निर्दय। मैंने फिर कहा आप सब लोग, अगर आपको भी ऐसे समझने में समस्या हो रही तो आप भी अपने कॉपी पेन में केवल उन्हीं शब्दों को लिख लीजिए जो शब्द आपको छांटने में समस्या हुई थी। ठीक बात है ना? जैसे निर्दयी साथ छांटने में समस्या हुई तो आपने कहीं इसका सही अनुरूप लिख लिया कि सर निर्दय। अगला आपको कहीं छांटने में समस्या हुई एकत्रित भीड़, तो आप कहीं एक अलग जगह लिख लीजिए एकत्रित भीड़ नहीं होता है, भीड़ बराबर लिख लीजिएगा एकत्रित लोगों का समूह, यानी भीड़ के बराबर में ही, भीड़ का मतलब ही होता है लोगों का समूह जो एकत्रित किया हुआ हो या लोगों का समूह। अच्छा अगला एक एक करके प्रत्येक छात्र, तो एक एक का अर्थ ही होता है प्रत्येक से। आई बात ध्यान में? प्रत्येक का मतलब होता है प्रति और एक, ठीक बात है ना? यानी एक एक करके, तो या तो एक एक लगाओ और या तो प्रत्येक लगाओ, यानी या तो कहो एक एक करके छात्र निकल गए या तो कहो आप प्रत्येक छात्र कक्षा से निकलते गए। आई बात ध्यान में? मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी आपका बढ़िया से क्लियर हो गया होगा, इससे भी आप कई वर्तनी छांट पाए होंगे। आते हैं अगले पे। लिखा हुआ है यहां, लिखा हुआ है एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? लिखा खेत जोतने के पारंपरिक उपादान हल का स्थान अब ट्रैक्टर ने ले लिया है। निरपराधी के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही का किया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। श्रीमती रेड्डी जिस स्तर की नृत्यांगना है उनके पति उस स्तर के नृत्यांगन नहीं है। अब देखिए अगला, शिक्षा प्रणाली जनोपयोगी होनी चाहिए। पूछ रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? दे पाएंगे आप उसका उत्तर? गिनते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आप उत्तर देने के चक्कर में पड़े, मैं उत्तर आपका लेने के चक्कर में पड़ा, तो इसमें समय लग सकता है आपका। और अपने पास क्या है, कुछ ही देर के वीडियो ही अपलोड हो सकते हैं, यानी इंटरनेट का इशू इतना ज़्यादा। आते हैं सीधा व्याख्या पे। लिखा हुआ है सर इसमें डी वाला विकल्प हो जाएगा क्या? सही, लेकिन बाकी जो विकल्प बच रहे हैं उसमें क्या दिया गया है? दिया गया है बाकी में सर कमी क्या है? लिखा है सर ए विकल्प में जो प्रस्तुत शब्द उपादान है ये अनुचित है। उपादान के स्थान पे क्या होना चाहिए था? साधन। तो यानी आप कहेंगे सर उपादान नहीं होना चाहिए, यहां होना चाहिए साधन, यानी खेत जोतने के पारंपरिक साधन। यही बात ध्यान में। अगला लिखा हुआ है इसमें कि सर एक कमी दूसरे वाले में है। लिखा निरपराधी नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए? निरपराध। कुछ ही देर पहले एक क्वेश्चन ऐसे निरपराधी से आया था और आपने इसको सही किया था। अगला है सी में समस्या है, नृत्यांगन नहीं होता है बल्कि नर्तक होता है, यानी पुरुष अगर नृत्य करता है तो उसे कहा जाता है नर्तक और महिला को कहा जाता है नृत्यांगना। आई बात ध्यान में? तो आप समझ गए
यानी पुरुष नृत्य करने वाला होता है पेशे से तो उसको कहा जाता है नर्तक, जबकि महिला को कहा जाता है नृत्यांगना। अब आप समझ गए कमी कहाँ पर है। तो कभी भी पुरुष को हमेशा नर्तक ही देखिएगा, इसका मतलब तब सही होगा। निरपराधी देखिएगा तब सही होगा, निरपराधी मत कहिएगा कि निरपराधी हैं आप, निरपराध हैं। और उपादान नहीं होगा, क्या होगा, खेत जोतने का साधन होगा। आई बात ध्यान में। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिखा हुआ है, एक वाक्य इसमें भी शुद्ध है। स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी फिर गया। देखिए मुहावरा दे दिया है, घड़ों पानी फिरना ऐसे होता है मुहावरा। आगे आएंगे मुहावरे वाले चैप्टर पर भी, तो वहां आप समझेंगे। लिखा है, बाजार का साप्ताहिक अवकाश सोमवार को रहता है। वह इस दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है। और अगला है, मैं सपरिवार सानंदित हूं। आरओ के एग्जाम में 2016 में आया ये। तो पूछ रहा है इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा होगा। उत्तर दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ध्यान से सुनिए, यहां लिखा है क्या, व्याख्या पर अगर इसकी आते हैं सीधा हम, तो लिखा है इसमें विकल्प ए क्या हो रहा है, वही शुद्ध है कि स्वामी विवेकानंद जी का भाषण सुनकर उपहास उड़ाने वाले अमरीकियों पर घड़ों पानी फिर गया। ठीक बात है ना, खिसिया गए मतलब वो लोग। लिखा हुआ है, जबकि बी वाले ऑप्शन में कमी क्या है, लिखा है अवकाश शब्द का अनुचित प्रयोग हुआ है, यानी अवकाश के स्थान पर बंदी होना चाहिए। यहां लिखा है बाजार का साप्ताहिक अवकाश। देखिए अवकाश हमेशा विद्यालय आदि परिसर में होता है, नौकरी पेशे वाले शब्द के लिए होता है अवकाश। ठीक बात है ना, यहां ठीक बात है ना। और बल्कि तो अवकाश नहीं होगा, यहां पर क्या होना चाहिए, यहां होना चाहिए बाजार क्या रहेगा, बंद रहेगा या बंदी। बाजार का साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है। अगले उसमें दिया है कि स्त्री, यानी स्त्री का प्रयोग निरर्थक है, यानी इस वाक्य में स्त्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई स्त्री ही विधवा होगी ना। तो यहां जो दुखी स्त्री वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो यहां आप कहेंगे दो बार एक ही चीज कह दी गई, तो यहां होना चाहिए वह दुखी वैधव्यता का जीवन बिता रही है, तो यानी दुखी कट जाता और यहां अवकाश कट जाता। और अगले में है मैं सपरिवार सानंदित हूं, तो अगले में कह रहा है कि सर विकल्प डी में सानंदित का प्रयोग अनुचित है, यहां होना चाहिए क्या, आनंदित होना चाहिए। अब समझ गए आप लोग, सब लोग, यानी स्त्री ही तो विधवा होगी, तो इस वजह से वो गड़बड़ है। बाजार अवकाश नहीं होगा, बाजार के लिए बंद होगा। मैं सपरिवार सानंदित नहीं, मैं सपरिवार आनंदित हूं। आई बात ध्यान में। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एक शुद्ध वाक्य बताना है आपको। भारतवर्ष के अतीत में कई निर्दयी शासक हुए। अच्छा ये तो मैं बता चुका हूं। अगले पे आते हैं, यहां पे इस वाले प्रश्न पे लिखा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। पर्वतीय प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य बहुत चित्ताकर्षक होता है। ठीक बात है ना। जबकि दूसरे विकल्प में लिखा हुआ है प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तीसरे प्रश्न में लिखा है मेरे वेतन का अधिकांश भाग बच्चों की पढ़ाई में ही खर्च हो जाता है। और अगला लिखा है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था शुद्ध वाक्य बताना है। मैं बिना समय बर्बाद करे व्याख्या पर आ जाता हूं। व्याख्या में दिया गया है सर ए वाक्य इसमें केवल शुद्ध है, जबकि बी में देखिए यहां पर, पहले मैं व्याख्या पे आ जाता हूं, समझ जाएंगे। अच्छा का प्रयोग निरर्थक है, यानी सद्भाव अपने आप में खुद ही अच्छा का भाव होता है। ठीक बात है ना। अगला है ई वाले में भाग का प्रयोग जो किया गया है यह भी निरर्थक है, क्योंकि अधिकांश का अर्थ एक प्रकार का भाग ही होता है। ठीक बात है ना। और विकल्प डी में करना का प्रयोग अनुचित है। अब आप समझ गए। देखिए यहां से स्टार्ट करिए नीचे से। स्पष्टीकरण के बाद करना नहीं होना चाहिए, स्पष्टीकरण के बाद स्पष्टीकरण ही अपने आप में करना है। अगला मेरे वेतन का अधिकांश भाग, तो या तो अधिकांश ही लगाइए और या तो भाग ही लगाइए। अगला प्रत्येक धर्म, यहां लिखा है प्रत्येक धर्म अच्छा सद्भाव रखना, प्रत्येक धर्म के लिए अच्छा सद्भाव रखना हमारा कर्तव्य है। तो आप कहेंगे सर सद्भाव अपने आप में खुद ही अच्छाई है, तो अच्छा और सद्भाव दोनों नहीं होना चाहिए, या तो अच्छा कहिए और या तो सद्भाव कहिए। ठीक बात है ना। तो आप सद्भाव कहेंगे तभी यहां पर क्या होगा, शुद्ध होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लिखा है ये अंतिम क्वेश्चन होगा इस वाले सेशन का, इसके बाद 9 बजे वाले सेशन में, क्योंकि अभी आपका क्वेश्चन ज्यादा है और आपका समय कम है। मैं कहूंगा आपसे अगर इसकी PDF पानी होगी आपको
तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल की अपने लिंक दे दूंगा, उससे आप जुड़ करके इसकी पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है ना। वहां से आप इसको पढ़ भी सकते हैं जो बचे होंगे, ठीक बात है ना। अच्छा, क्योंकि इसके बाद ज्यादा कर देंगे तो वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा आपके लिए। लिखा हुआ है, एक वाक्य शुद्ध है। क्या शुद्ध है? यह तो अच्छा हुआ कि चोरों का पदार्पण होते ही मैं जाग गया। देखिए, पदार्पण की बात आ रही है। अगला लिखा है, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। अगला है, कक्ष में असंख्य जन समूह उपस्थित था। और अगला है डी वाला ऑप्शन, रामचरितमानस तुलसी की सबसे सुंदरतम कृति है। देखिए, यही समझ गए आप, मुझे लगता है आपको भी ध्यान में आ गया होगा, सर सबसे सुंदरतम ये कमी है। और कुछ देखते हैं भाई, चोरों का पदार्पण हो रहा है। और अगला, अच्छे लेखन के लिए शब्द संयम आवश्यक है। मुझे लगता है या तो यहां हो सकता है, कक्ष में असंख्य, ये असंख्य जनसमूह गड़बड़ हो रहा है, ठीक बात है ना। चलिए आते हैं व्याख्या पे। लिखा हुआ है सर कि यहां जो पदार्पण लिखा है ये चोरों के लिए अनुचित है, यानी चोरों का, यहां पर चोरों के पदार्पण होते ही के स्थान पर होना चाहिए चोरों के घुसते ही, यानी चोरों का पदार्पण ऐसा बताया जा रहा है जैसे कुछ अलग बात हो रही हो, यानी पदार्पण यहां क्या हो जा रहा है, गड़बड़। और अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला लिखा, अगले उस पे आते हैं स्टेटमेंट पे। अगला लिखा है, असंख्य शब्द जो है ये कमी है, असंख्य की जगह होना चाहिए क्या, अनुचित है। इसी प्रकार विकल्प डी में सबसे का प्रयोग अनुचित है। आई बात ध्यान में, यानी सुंदरतम का अर्थ ही होता है सबसे सुंदर, इसका मतलब बी वाला हो गया आपका सही। मैंने कहा भी था यही बी वाला सही लग रहा है, बाकी सी वाले में असंख्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनसमूह अपने आप में खुद ही, जनसमूह का खुद ही आप संख्या नहीं काउंट कर सकते हैं। सुंदरतम गड़बड़ है और आप कहेंगे पदार्पण गड़बड़ है। अब आप देखिए, आज वाले सेशन से मुझे लगता है जो पिछला वर्तनी वाला सेशन आपको कराया गया था उसको जोड़ करके आप सारे लोग कवर कर पाए होंगे, ठीक बात ना। मैं फिर कह रहा हूं, ये सेशन लाइक कमेंट शेयर और खाली आप कहेंगे केवल काम चलाने के लिए नहीं है, ये उसके लिए है जो जरा सा भी सीरियस है अपनी परीक्षा के लिए, और जिनका मन नहीं लगता है अपनी परीक्षा पे या मन नहीं लगता है इस विषय पे, उनके लिए है कि आप इसको देखेंगे तो खुद ही उनका मन लग जाएगा इस पे, ठीक बात है ना। साथियों, मैं फिर कहता हूं आपसे अगली बात कि आपको क्या करना है, आपको ही सभी साथियों को इसके विषय में बताना है, वीडियो को आपको ही सभी साथियों तक, सहपाठियों तक पहुंचाना है, क्योंकि जब तक वो प्ले नहीं करेंगे तब तक वो चीज़ें जानेंगे नहीं। क्योंकि मैंने कहा, देखा है कि बहुत बड़े के चक्कर में आप छोटी चीज़ें छूट देते हैं, और आप देखेंगे छोटी चीज़ों का प्रयास और बड़ी चीज़ों में बड़ा अंतर होता है, ठीक बात है ना। तो मैंने कहा आप केवल समर्पण को देखिए, आप ये देखिए कंटेंट पर देखिए और उसी हिसाब से आप जुड़े रहिए, ठीक बात है ना। फिर आपसे कह रहा हूं 9 बजे सेशन होगा जीएस का, पूरी शिद्दत से, पूरी कर्मनिष्ठता के साथ आप तैयार रहिएगा कॉपी और पेन के साथ। आज का टॉपिक होगा कि भारत में प्रेस का विकास, यानी प्रेस का विकास आप देखेंगे, भारत की पहली, पूछा जाएगा पहला हिंदी की पत्रिका कौन सी थी, पहला समाचार पत्र कौन सा आया भारत में प्रेस का विकास कब हुआ, ऐसे ऐसे तमाम सारे क्वेश्चन, ठीक बात है ना। तो आप मिलिएगा 9 बजे। बाकी आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा साथियों तक शेयर करिएगा। सेशन कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक बात है ना। बाकी मिलते हैं आपको 9 बजे के सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चलिए।